हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी करने में लगे हुए होंगे। आज हम इस वीडियो में जो एनसीईआरटी जो साइंस जो होता है वो लेकर आए हैं। आप लोग को पता ही है कि एनसीईआरटी का जो एग्ज़ाम में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तभी ये जो एनसीईआरटी जो है ये रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। जो कि अभी एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी आरपीएफ जो एग्ज़ाम डेट जो दिया हुआ है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम इससे पहले की वीडियो में जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रहा था रेलवे का, वह पूरा समाप्त कर दिया गया है। तो वह वीडियो जरूर देखिएगा। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों वीडियो समाप्त कर दिए हैं चला के। तो वो वीडियो अधिक से देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो भी लोग नए देख रहे होंगे तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और ऑल बेल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे तो उसको नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। चलिए, तो आज के हम इस वीडियो में जो एनसीईआरटी जो है उसका लगभग इसमें 1000 क्वेश्चन जो है इस सीरीज के माध्यम से करवा दिया जाएगा, ताकि आपको एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन जो होगा उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि आप इतना कम समय में तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे और ना ही रिवीजन भी कर पाएंगे। तो इस सीरीज़ के माध्यम से आप आसानी तरीके से हम रिवीजन कर सकते हैं। अभी रटने के लिए रटना भी नहीं, बिल्कुल समझ कर इसमें पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेड वन लाइनर क्वेश्चन। आप जब सेट प्रैक्टिस बनाइएगा तो देखिएगा यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। चलिए आइए, इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो भी सकता है, क्योंकि इसमें सीरीज जो है इसमें इस सीरीज के माध्यम से अधिक क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो हुआ काफ़ी नज़दीक है। तो एग्ज़ाम से पहले ये सारा सीरीज को समाप्त करना है। लगभग इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवाया जाएगा, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। चलिए आते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है कि मंड जो होता है, मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु जो रहेगा उसमें मंड या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है कि नहीं, तो उसका पता लगाने के उस पर क्या आयोडीन, जब आयोडीन इस पर लगाते हैं, जब आयोडीन जब लगाया जाता है तो उस प्रक्रिया के दौरान जो मंड जो था वह नीला और काला हो जाता है, नीला और काला हो जाता है। तो इसी से पता चलता है कि उसमें क्या होता है, तो उसमें मंड या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, तो इसका नीला और काला हो जाता है। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस से जब क्वेश्चन आप लगाए होंगे रेलवे का तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रोटीन का परीक्षण किससे किया जाता है। तो प्रोटीन का जो परीक्षण जो रखना है हमको सही तरीके से, तो उसमें CuSO4 से किया जाता है। ठीक है, अब प्रोटीन का रंग कैसा आता है, तो बैंगनी होता है। तो दो चीज़ याद रखना है कि प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं, तो CuSO4 से करते हैं। अब प्रोटीन का रंग कैसा आता है, तो ये बैंगनी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या कहा जाता है, भोजन कहा जाता है। अब आपको जो ऊर्जा लेना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो उसमें क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। तो ये सभी बात ध्यान में रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए किसके लिए, तो ये त्वचा और आँख दोनों के लिए क्या आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रेटिनोल बीमारी किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनोल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल होता है। और इसी की कमी से रतौंधी रोग भी हो जाता है। रतौंधी रोग जो कि दिखता नहीं है। तो ये इतना बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी जो होता है यह अस्थि और दांत जो होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी जो होता है इसको हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बोलेगा कि हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन डी जो होता है ये सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे भी मिलता है। किससे, सूर्य के प्रकाश से भी आसानी से विटामिन डी उपलब्ध हो जाता है। अब विटामिन डी किसके लिए, अस्थि यानी कि हड्डी जो होता है और दांत के लिए ये बहुत ही योगदान देता है। पूछेगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो ये भी सब भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो विटामिन सी जो होता है
ये शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता जो तो वह बढ़ाने का काम कौन करता है? विटामिन सी। जब प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ेगा तो क्या होता है? बीमारी उतना बहुत ही कम होता है। तो विटामिन सी का प्रयोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। और घाव जो हो जाता है तो घाव के प्रति सुरक्षा यानी कि घाव को समाप्त करने के लिए भी विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वह आंवला होता है। ठीक है, खट्टे पदार्थ जो भी हो गया वो विटामिन सी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन को गर्म करने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन सी। जब भोजन को जब आप गर्म करके खाते हैं तो उसमें विटामिन सी जो होता है वह आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रुक्षांश का मुख्य स्रोत, रुक्षांश मतलब क्या होता है? फाइबर। फाइबर जो होता है, फाइबर का जो मुख्य स्रोत जो होता है वह साबुत अनाज हो गया, दाल, आलू, ताज़ा फल, ये सभी क्या है? तो ये रुक्षांश का मुख्य स्रोत है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो जो संपीड़ित किससे कर सकते हैं? तो जो वायु जो होता है उसको संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ठोस जो होता है वह संपीड़ित नहीं होता है। तो वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ तथा उसका उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला दिया है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे उसके पार के वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कांच हो गया, कांच को आप जब देखते हैं तो उसके कांच को आप सामने रखिएगा तो उसके पीछे जो भी वस्तु है वो भी दिख जाएगा। जल हो गया, वायु हो गया, ये सभी क्या है? पारदर्शी पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कपास की प्राप्ति पौधे की किस भाग से होता है? तो कपास की जो प्राप्ति जो होता है वो किस होता है? वो फूल से होता है। कपास की प्राप्ति किससे होता है? तो ये फूल से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूखे पौधे से, सूखा जो पौधा है उसमें क्या रहता है? डंडी रहता है। डंडियों से अनाज को अलग करना, जैसे अनाज को अलग करेंगे तभी तो उसको खाएंगे। तो अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। जो रबी फसल जो के बारे में जानते हैं, जो बूट हो गया, खेसारी हो गया, मतलब चना हो गया, खेसारी हो गया, लहर हो गया, सबको क्या करते हैं कि जो थ्रेसर जो होता है ना उसमें डाल कर आसानी से वो अलग हो जाता है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनाज से भूसी को अलग करना, जो उसमें जो जब थ्रेसिंग जब हो जाता है, जब उसमें कुछ कुछ भूसी रहता है उसको क्या करता है? अलग करते हैं। तो वह क्या कहलाता है? निष्पावन कहलाता है। निष्पावन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अपसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना क्या कहलाता है? निस्तारण का। कोई भी मिश्रण है, ठीक, जो तली के अंदर जो बैठ जाता है, जो तली के अंदर बैठ जाता है उसको अपसादन विधि के द्वारा अलग कर लेते हैं। ठीक है, और जो ऊपर जो रहता है, वो जो ऊपर भाग में जो तैरते रहता है उसको निस्तारण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहा जाता है। छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? छानने की प्रक्रिया जो होता है वह निस्यंदन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है, तो भूमि पर जो फैलता है उसको विसर्पी लता कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको विसर्पी लता कहलाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ी हो, किससे जुड़ी हो? तो तना से जुड़ी हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसे पर्णवृत्त कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? पर्णवृत्त कहते हैं, वो पर्णवृत्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया, यानी कि पत्ती से जो जल जो बाहर जो निकलता है तो वह क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या आता है? तो पौधे के जल की हानि होता है। पौधे के जल की हानि होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया सबसे अधिक किस समय होता है? तो ये गर्मी के मौसम में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधा का रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती जो होता है वह किसका उदाहरण होता है? तो ये मूसले जड़ का उदाहरण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि समानांतर विन्यास वाला पत्ती जो हो गया, ठीक है, और रेशेदार पत्ती और जालिका रूपी विन्यास वाला पत्ती जो होता है किस जड़ का उदाहरण होता है? तो ये मूसले जड़ का उदाहरण होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्दन और सिर, यानी कि गर्दन को सिर से जोड़ने का जो काम जो करता है वह धुराग्र संधि करता है। कौन करता है? धुराग्र संधि करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि को गति प्रदान करने में, जैसे अस्थि यानी कि हड्डी जो होता है उसको गति प्रदान करने में, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में संयुक्त रूप से कितने मांसपेशियां उसमें प्रयोग किया होता है? तो उसमें 2 पेशियां जो होता है वह संयुक्त रूप से कार्य करता है। कितने पेशियां कार्य करता है? 2 पेशियां संयुक्त रूप से
कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षी का पंख, पक्षी का जो पंख जो होता है वह जो पक्षी का जो पंख जो होता है, ठीक है, तो जो हम सबका जो अगला भाग क्या होता है, हाथ होता है, तो हाथ जो होता है ना पक्षी में वही पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो पक्षी का जो पंख हो जाता है वह अग्रपाद के रूप में रूपांतरण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्षी का कौन सा भाग अग्रपाद में रूपांतरित होता है, अग्रपाद जो होता है वह किस में रूपांतरित हो जाता है, वो पंख में रूपांतरित हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केचुआ चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो वो सूप का प्रयोग करता है। अब देखते हैं कि केचुआ जो होता है ये क्या करता है, पहले इसको पीछे खींचता है, फिर सिकुड़ जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर इसको पीछे खींचता है, फिर ये आगे बढ़ता है, इस तरह बढ़ते जाता है। तो यह विधि क्या कहलाता है, ये सूप का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, तो ये सूप का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घोंघा जो होता है वह पेशीय पाद की सहायता, जो घोंघा किसके सहायता चलता है, तो ये पेशीय पाद के सहायता से चलता है। और केचुआ किसके सहायता से चलता है, तो ये सूप का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, तो सूप का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूत्र पतला और मल क्या था, सूख जाता है। मरुस्थलीय जगह जो होता है वहाँ पे क्या था, पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो जानवर जो पाया जाता है, जीव पाया जाता है, उसका मूत्र कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, मल कैसा होता है, ये सूखा हुआ था, यानी कि पानी की कमी की वजह से ये क्या होता है, ये शुष्क हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। ठीक है, मछलियों का शरीर किससे ढका हुआ, तो वह चिकने सल्क से ढका रहता है। इसी कारण क्या, तो उसको जब पकड़ते हैं तो वह क्या करता है, स्लिप कर जाता है। किसके कारण, तो ये सल्क के कारण ही स्लिप करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधे में जो मरुस्थलीय जो पौधा जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा आता है, तो मरुस्थलीय पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह तने के द्वारा आता है। ठीक है, और जो बिना मरुस्थलीय जो पौधा होता है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा आता है। लेकिन मरुस्थलीय पौधे में क्या आता है कि पानी वहाँ पे बहुत कम मिलता है, जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण जो पत्तियाँ जो होती हैं वह तना के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो उसमें जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह तने के रूप में होता है। और तने में जो रूपांतरित हो जाता है पत्ती, तो इससे क्या होता है कि उसका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होता है, धीरे हो जाता है, जिससे उसमें जल का हानि धीरे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केचुआ जो होता है वह त्वचा से सांस लेता है। केचुआ किससे सांस लेता है, ये त्वचा से सांस लेता है। तो केचुआ जो त्वचा से सांस जब लेता है वह कब लेता है, जब वह मिट्टी के अंदर रहता है। जब मिट्टी के अंदर रहता है तो केचुआ किससे सांस लेता है, ये त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि युद्ध में धुएं के पर्दे के रूप में किसका उपयोग होता है। तो युद्ध जो होता है उसमें धुएं का पर्दे का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें PS3 यानी कि फॉस्फिन का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के धुएं में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फॉस्फिन के पर्दे का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधा में जो श्वसन की क्रिया है वह दिन और रात दोनों समय होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वह सिर्फ दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है, सिर्फ दिन में। पौधा क्या करता है, जब प्रकाश रहेगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो वह सिर्फ दिन में होता है, लेकिन श्वसन की जो प्रक्रिया जो होता है वह दिन और रात दोनों में चलता है। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंतु प्रजनन द्वारा, तो प्रजनन मतलब क्या होता है, प्रजनन किसे कहते हैं, जो अपने समान संतति का उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। इनका अपने संख्या में वृद्धि करना ही प्रजनन कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या है, जंतु प्रजनन। तो जंतु प्रजनन मतलब क्या होता है, जो अपने समान संतान की उत्पत्ति करना, वह क्या कहता है, जंतु प्रजनन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुआ था, ये मिस्र से हुआ था। पहले क्या होता था कि लंबाई जो होता है सिर्फ हाथ से ही मापा जाता था। पहले तो कोई चीज़ का खोज नहीं हुआ था, अभी नहीं मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, पहले ये सब नहीं था। तो पहले लंबाई किससे मापा जाता था, तो वो हाथ से ही मापा जाता। ये पद्धति कहाँ से शुरुआत हुआ था, ये मिस्र से शुरुआत हुआ था। पूछेगा मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी जो हुआ कायरा है। मिस्र की राजधानी कायरा है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीट्री पद्धति की शुरुआत कब हुआ था। तो मीट्री पद्धति जो था इसकी शुरुआत जो हुआ था वह 1790 में हुआ था। मीट्री पद्धति का शुरुआत कब हुआ था, 1790 में हुआ था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि घड़ी के सेकेंड के सुई की गति क्या कहलाती है। तो घड़ी के सेकेंड के जो सुई की जो गति जो होता है उसे वारतुली गति कहते हैं। ठीक है, वारतुली गति वारतुली गति को ही आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि घड़ी के सेकंड के सुई की गति क्या कहलाता है, वारतुली गति, यही गति को आवर्ती गति भी कहते हैं। तो ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव क्या कहलाती है, आवर्ती गति। आवर्ती गति एक ऐसी गति होता है जो एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को क्या कहता है, दोहराते रहता है। इसी को क्या कहते हैं, आवर्ती गति। ये दोलनी गति क्या आता है, वो भी अपने गति को दोहराती है लेकिन वो निश्चित समय अंतराल उसका नहीं होता है। ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त पिंड मतलब क्या होता है, जो खुद मतलब प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे सूर्य हो गया, वह खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, ये सब क्या हो गया, दीप्त पिंड हो गया। लेकिन चंद्रमा क्या है, वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वह सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित रहता है। तो वो चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है। दीप्त पिंड में कौन सा आ जाएगा, तो वो सूर्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक, उल्टा एवं पार्श्व होता है। जो पिन होल जो कैमरा जो होता है उसमें छवि जो बनता है यानी कि प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है एवं कैसा होता है, पार्श्व होता है। कैसा होता है, तो पार्श्व होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक होता है विद्युत धारा, एक होता है आवेश। एक क्या होता है, धारा होता है और एक होता है आवेश होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा की जो दिशा जो होता है जब प्लस से माइनस की ओर गति करता है, किसे, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है जब माइनस से प्लस की ओर, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर गति करता है। तो धारा की दिशा कैसा होता है, जब प्लस से माइनस होता है, तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होता है वह माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत लोग फंस भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्विच एक सरल युक्ति। स्विच क्या है, एक सरल युक्ति। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये परिपथ को चालू एवं बंद करने के लिए किया गया था। अब इसका सिंपल सा एक अपना घर में इसका प्रयोग आप रोज़ करते होंगे, डेली लाइफ में इसका प्रयोग होता होगा कि जब दिन होता होगा तो क्या करते हैं, तो लाइट को बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर जब शाम होने लगता है तो लाइट को क्या करते हैं, चालू कर देते हैं। तो उसमें क्या करता है, स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो स्विच का प्रयोग क्या होता है, तो परिपथ में को चालू एवं बंद करने। जब परिपथ को चालू करेंगे तो बल्ब बढ़ेगा, जब परिपथ को बंद कर देंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसी में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला है कि फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। तो फिलामेंट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन धातु का। इसमें किसका तार कैसा था, ये पतले तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूछेगा कि फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। फिलामेंट क्या था, बल्ब अगर जो देखेंगे तो बल्ब के अंदर इस तरह जो बना हुआ था वही फिलामेंट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट यानी कि चुंबक। सबसे पहले चुंबक जो था वह सबसे पहले एक मैग्नीशिया नामक स्थान जो था वहाँ पे इसका खोज हुआ था। तो चुंबक का खोज सबसे पहले कहाँ हुआ था, मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। ठीक है, चुंबक में कितने ध्रुव होता है, तो 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ और साउथ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक जो होता है वह कैसा, उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ दिशा की ओर, साउथ दिशा में रुकती है, नॉर्थ से साउथ दिशा में रुकती है। तो ये तो अभी बता ही दिए थे। चुंबक में ध्रुव की संख्या कितने होते हैं, तो 2। चुंबक में ध्रुव की संख्या कितने होते हैं, 2। एक हो गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा जो था वह चेंज करने से चुंबकत्व का गुण क्या था, समाप्त हो जाता है। जब अगर ये चुंबक बना रहे हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान छड़ को रगड़ने की जो दिशा जो चेंज करते हैं तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबक को जब गर्म हथौड़े से चोट मारने से या फिर ऊंचाई से गिराने से चुंबकत्व का गुण क्या आता है, समाप्त होता है। किसके कारण, दो प्रक्रिया, एक तो हथौड़ा मारने से, गर्म करने से समाप्त हो जाता है और ऊंचाई पर गिराने से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुंबक कौन सा है, तो प्राकृतिक चुंबक जो मैग्नेटाइट कैसा चुंबक है, एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट कैसा चुंबक है, तो ये प्राकृतिक चुंबक है यानी कि नेचुरली जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाक के बाल
तथा श्लेष्मा का काम जो था वो धूल कण को अंदर जाने से रोकना। धूल कण को अंदर जाने से, जैसे धूल कण वगैरह जो होता है वह अंदर जाने से कौन रोकता है, यानी कि डस्ट को। तो नाक में क्या रहता है, बाल जो रहता है, और जो श्लेष्मा जो रहता है वही क्या रहता है, अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल चक्र में वायु जो था वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र में जो था वायु जो था वह क्या निभाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है गतिशील जो वायु जो था उसको क्या कहते हैं, तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। यानी कि जो मान लो कि जो हवा चल रही है, ठीक है, उसमें और थोड़ा सा तेज से चलने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि O2 यानी कि ऑक्सीजन जो हो गया, श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन जो होता है वह सांस लेते हैं तब भी ऑक्सीजन चाहिए, और जो कोई वस्तु को जलाते हैं तब भी ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु जल नहीं पाता है। ठीक है, जल नहीं सकता है। तो दोनों बात ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन के लिए, और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये भी क्या करता है, अंदर में जो भोजन जो करते हैं उसको जलाने के काम करता है, तभी तो हमको ऊर्जा मिलता है। बस यही बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सजीवों द्वारा भोजन का ग्रहण तथा उपयोग विधि को क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। जैसे सजीव जो है भोजन का ग्रहण किया फिर उसका उपयोग किया, तो यह जो प्रक्रिया जो कहलाता है वह पोषण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों को पौधे का क्या कहा जाता है, तो खाद फैक्ट्री कहा जाता है। तो पत्तियों को पौधे का खाद फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि पौधे क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उससे भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भोजन कहाँ से मिल रहा है, तो पत्ती से मिल रहा है, इसीलिए इसको खाद फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्र के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ जो जमा हो जाता है, जैसे केंद्र को इसके चारों जो जेली जैसा जो पदार्थ जो जमा जाता है तो उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुँचता है। जल एवं खनिज जो पत्ती तक किसके द्वारा पहुँचता है, तो वाहिकाओं के द्वारा। वाहिका क्या आता है, दो तरह का आता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जल का परिवहन कौन किसके द्वारा आता है, जाइलम के द्वारा आता है, और खनिज का जो परिवहन जो था वह फ्लोएम के द्वारा आता है। ये किसके द्वारा पत्ती तक पहुँचता है, तो ये वाहिकाओं के द्वारा पत्ती तक पहुँचता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जीवाणु में मदद से उपयोग करता है। यानी कि जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधा जो होता है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। इस तरह यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर में आपको मिला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कीट भक्षी पादप जो होता है, कीट भक्षी पादप कौन कौन सा होता है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या है, कीट भक्षी पादप है। सैंड्रियो घटपर्णी, ये भी क्या है, तो कीट भक्षी पादप है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्रियो घटपर्णी, ये दोनों क्या है, कीट भक्षी पादप है। अगला क्वेश्चन है कवक नम्र एवं उष्ण स्थानों पर उगता है। कवक कहाँ उगता है, जहाँ पर नमी का मात्रा पाया जाता है, तो नमी एवं उष्ण जो जगह होता है वहीं पे क्या होता है, कवक का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तन या टूटना या विखंडन तथा यह प्रक्रम क्या कहलाता है, तो पाचन कहलाता है। जिसे हम भोजन को लेते हैं, ठीक है, तो वह कहता है धीरे धीरे उसका क्या कहता है, उसका पाचन होता है, वह टूटता है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसका अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्बेशन करते हैं, उसके बाद क्या आता है, हमको ऊर्जा मिलता है। तो वही बोला कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में टूट जाना यही क्या कहलाता है, पाचन। उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी एवं नरभक्षी, मधुमक्खी हो गया और एक हो गया हमिंग बर्ड, ये पौधे के किस भाग से भोजन की प्राप्ति करता है, तो ये पौधे में जो मकरंद जो होता है, मकरंद उसी से ये भोजन प्राप्ति करती है। कौन, मधुमक्खी और हमिंग बर्ड, जो सबसे छोटा जो पक्षी जो होता है हमिंग बर्ड, ये किससे भोजन की प्राप्ति करता है, तो ये मकरंद से प्राप्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी अपना शहद किससे प्राप्त करता है, तो मधुमक्खी भी अपना शहद जो होता है, भोजन और शहद दोनों किससे, तो मकरंद से ही प्राप्त करता है, मकरंद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टार फिश एक ऐसा जीव है, स्टार फिश क्या है, तो एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। तो पूछेगा कौन सा ऐसा जीव है जो अपना भोजन आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है, तो वो स्टार फिश हो गया, स्टार फिश हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाला रस या फिर लार जो रस जो होता है वह मंड को शर्करा में
परिवर्तित करता है। तो पूछेगा कि मंड को शर्करा में तोड़ने का काम कौन करता है, तो मंड को शर्करा में तोड़ने का काम जो करता है वह लार करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा जतवा श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा होता है। तो अमाशय में जो आंतरिक जो परत पाया जाता है, आंतरिक परत, जिसका सुरक्षा कौन करता है, ये श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है। वही जो होता है उसका आंतरिक जो परत जो होता है अमाशय का, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग ये जो सारे क्वेश्चन का जो डिस्कशन करवा रहे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन जो करवा रहे हैं इसको और अधिक डिटेल से भी हम इसका जो है व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसी कारण वजह से थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो सारा हम करवा दे रहे हैं, ताकि आप ये वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार 2-3 बार इसको देख लीजिएगा तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है, अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। अग्नाशय क्या, तो ये हल्के पीले रंग की ग्रंथि है, जो अमाशय जो होता है उसके ठीक नीचे पाया जाता है। अमाशय के ठीक नीचे पाया जाता है। तो अग्नाशय कहाँ पाया जाता है, ये अमाशय के ठीक नीचे पाया जाता है। ये कैसा आता है, तो हल्के पीले रंग की ग्रंथि, हल्के पीले रंग की ग्रंथि भी होता है। ठीक है, आज 1 से लेकर 62 क्वेश्चन तक इसका डिस्कशन करवा दिए हैं। अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में फिर इसका क्वेश्चन लाएंगे। लगभग 60 से 70 प्लस क्वेश्चन प्रत्येक दिन करवाया जाएगा। लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा। 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें इसकी सीरीज के माध्यम से करवा दिए, ताकि एनसीईआरटी से जो भी सवाल हो आपका कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को फ़ायदा मिले। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद।